हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं कोहली सर अपने कोहली क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं पहले वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आज हमारा फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में भाग 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। हम आपको न्यूटन के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग चैनल पर नए हैं पहले वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक बार की बात है, न्यूटन घर पर रहते थे अपने। तो जैसे ही उनकी कुछ घर वालों के साथ बोलचाल हुई तो वे घर से लड़के बाहर चले गए। जैसे ही वह घर से बाहर चले गए तो वे एक पेड़ के नीचे बैठे आम के। तो वहाँ बैठे रहे गुस्से में। तो एक आम टूट के उनके सर पे लग गया। उसके बाद उनका दिमाग घूम गया। फिर उन्होंने सोचा ये आम नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो यही कारण था ग्रेविटेशन। वहाँ पे ग्रेविटेशनल बल था, उसके कारण जो आम था वह नीचे गिरा, ना कि ऊपर। तो चलिए हम करते हैं बात ग्रेविटेशनल बारे यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या क्या कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षीण आकर्षण बल है। यह सबसे दूर तक का लगने वाला बल है। यह दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गैर संपर्क बल यह गैर संपर्क बल के बीच भी आता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान दूरी पर निर्भर करता है। अगर कुछ भी गुरुत्वाकर्षण होएगा तो उसमें दूरी और द्रव्यमान यानी कि भार जरूर होगा, उसके बिना गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यह द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। अब करते हैं हम बात अगले पॉइंट की। गुरुत्वाकर्षण बल यह m1 यानी कि द्रव्यमान और m2 यानी कि दो द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं जो r दूरी पर हैं उन पर लगने वाला आकर्षण बल m1 और m2 के समानुपाती होगा तथा r² के विपरीत अनुपाती होगा। फॉर्मूला है इसका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 व m2 बटे r²। इसको हम खोल कर लिखते हैं भैया। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बटे r²। पे कैपिटल G का मान है 6.67 गुणा 10⁻11 मीटर क्यूब। गुरुत्वाकर्षण बल सदा वस्तु के केंद्र की ओर लगता है। यह बहुत ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण। त्वरण किसे पे कहते हैं पहले आप ये भी जान लें। पहले हम त्वरण की बात करते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो चलिए करते हैं आगे इसमें पॉइंट में बात। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के नज़दीक हो तथा उस पर कोई अन्य बल न लगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जिस त्वरण के कारण से वह वस्तु पृथ्वी की ओर आती है वह छोटे स्मॉल g के कारण आती है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है स्मॉल g का मान किस पर प्रभावित होता है और किस पर नहीं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है यहाँ पे पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से गहराई, पृथ्वी के आकार। अगला है पृथ्वी की घूर्णन गति। इसमें जो पहला पॉइंट है वह स्मॉल g का अंतरिक्ष में मान 0, चंद्रमा पर g/6 यानी कि 1/6 ऑफ अर्थ यानी कि 1/6 अर्थी का भाग, पृथ्वी का भूमध्य रेखा। इसका जो g का सबसे कम मान है वह है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्रुव पर बात की जाए तो स्मॉल g का ध्रुव पर सबसे अधिक मान होता है वह है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्मॉल g का मान कम होता है। पृथ्वी से अंदर जाने पर g का मान बढ़ेगा। g का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। यहाँ पे W बराबर mg, जो W भार, m द्रव्यमान और स्मॉल g गुरुत्वाकर्षण। इसका जो ऐसा यूनिट होती है वह है न्यूटन। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g यानी कि भार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल g। अगर
स्मॉल जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, अगर स्मॉल जी घटा तो डब्ल्यू का मान भी घटेगा। पहाड़ पर वजन कम होता है, यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो वहाँ पे भार भी कम होता चला जाएगा। जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं हमारा भार घटता चला जाता है। पृथ्वी पर केंद्र पर भार स्मॉल जी का 0 रहता है, जो स्टार वाला है। अब इसकी बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का घूर्णन मौजूद घूर्णन के 17 गुना हो जाता है तो गुरुत्व 0 हो जाता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो वस्तु का भार ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें हमारा अगला जो पॉइंट है वो है गिरती हुई वस्तु किन कारकों पर निर्भर करती है। पहला है इसमें वस्तु का घनत्व, दूसरा है वस्तु के द्वारा प्रतिरोध, एंड लास्ट है इसमें सतह क्षेत्र। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है उपग्रह। अब हम बात करेंगे उपग्रह के बारे में, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। किसी ग्रह के इर्द गिर्द निश्चित कक्षा में घूमने वाली वस्तुएं उपग्रह होती हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अब हम इसके कक्ष की बात करें तो किसी घूमती हुई वस्तु के द्वारा तय किया जाने वाला पथ। दूसरा है इसमें कक्षीय वेग। कक्षीय वेग को किसी कक्ष में वस्तु का वेग कहते हैं। अब बात करते हैं उपग्रह का वेग कभी भी उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि स्मॉल v बराबर पृथ्वी के द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर है। v यहाँ पे वेग है। अब करते हैं प्लायन वेग की बात। प्लायन वेग जिससे कोई वस्तु ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने में सक्षम हो। दूसरा पॉइंट है इसमें पृथ्वी के लिए प्लायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए प्लायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा क्वेश्चन जा चुका है। हम करते हैं उपग्रह के बारे में बात। उपग्रह के 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है इसमें भूस्थिर और दूसरा है ध्रुवीय। भूस्थिर में जो आता पहला पॉइंट है हमारा वह है पृथ्वी के निश्चित स्थान को केंद्रित करके पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है। ध्रुवीय में ऐसा है पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव के चक्कर काटेगी। दूसरा पॉइंट समयावधि 24 घंटे भूस्थिर की। और ध्रुवीय की बात की जाए तो ध्रुवीय की है समय अवधि 84 मिनट। संचारी उपग्रह है भूस्थिर का। ध्रुवीय की बात की जाए तो ध्रुवीय है मौसम की जानकारी। इसका नोट पॉइंट है जहां पृथ्वी की 100% सतह क्षेत्र को कवर करने के लिए 3 भूस्थिर उपग्रहों की आवश्यकता है, वहीं यह कार्य एक ध्रुवीय उपग्रह कर सकता है। यदि देखी जाए अगर उपग्रह की भूस्थिर उपग्रह की बात की जाए तो यहाँ पे 3 की आवश्यकता होती है, अगर वही कार्य ध्रुवीय उपग्रह करे तो 1 आवश्यक है। इसका जो उदाहरण है वह है सौरमंडल यानी सूर्य केंद्र की ओर। कोपरनिकस टोलमी के स्मृति को भू केंद्रित बताया था। ग्रह गति के नियम जो दिए थे वह जॉनसन कैपलर द्वारा दिए गए थे। जिसका पहला नियम है वह है सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द दीर्घवृत्त में चक्कर काटते हैं जहां एक केंद्र पर सूर्य रहेगा। तो हम इसका आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। जो C1 है यह हमारा सूर्य है और यह जो C2 है एक हमारा ग्रह है। यहाँ पे T समय में कवर किया गया क्षेत्रफल सदा समान होता है। अब इसका जो सेकंड लॉ है वो है T समय में अपने कक्ष में तय किया गया क्षेत्रफल सदा समान रहता है। अब इसकी हम बात करते हैं कि कैसे समान रहता है। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे
कि कैसे इसकी सदा क्षेत्रफल समान रहता है। हमारा जो पॉइंट है वो है A1 और दूसरा है इसमें A2, यानी कि जितना क्षेत्रफल A1 ने T समय में कवर किया उतना ही क्षेत्रफल A2 T समय में करेगा। यानी कि जितना A1 ने कवर क्षेत्र किया उतना ही A2 भी करेगा। इसका जो थर्ड लॉ है वो है एक अक्ष को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला समय कक्ष की बड़ी अक्ष की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। हमने A बराबर A2 यानी कि जितना क्षेत्रफल A1 को लगा उतना ही क्षेत्रफल A2 का होगा। तो जिन लोगों ने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा, पहले वह चैनल में जाए और इसका पहला भाग देख लें। और जो लोग चैनल पर नहीं हैं पहले वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आज सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।